बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतें हैं उनके मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस भी दिया जाएगा। वो कह रहे जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली जो मखलूक है वो आजकल खामोश क्यों है। मुसलमानों के लिए भारत में ज़मीन तंग होती जा रही है। हमें अपने मुल्क की जो खवातीन हैं उनके हिजाब का भी एहतराम करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, इंसान के पास हमेशा दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, वो चाहे तो दुरुस्त ऑप्शन का इस्तेमाल करे या चाहे तो गलत ऑप्शन का। जैसा कि अच्छाई या बुराई का पहलू है जिसमें इंसान को ये मुकम्मल इख्तियार है कि वो या अच्छाई करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार ले और साथ साथ माशरे की भलाई का बाइस भी बन जाए, या फिर वो बुराई का इंतखाब करके अपनी दुनिया आखिरत दोनों ख़राब कर ले और माशरे में बिगाड़ पैदा करने का बाइस बन जाए। अच्छा, ठीक इसी तरह इंसान के सोचने का भी ना अलग अलग जाविया है, यानी सोचने के अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा सोचने के ऑप्शन, अच्छा समझने के ऑप्शन, या फिर मनफी सोच सोचने के ऑप्शन और हर चीज़ में मनफी पहलू तलाश करने की ऑप्शन। अच्छा, पॉजिटिव सोच रखने वाला मुश्किल हालात में भी अच्छा पॉइंट निकाल कर अपने आप को उम्मीद दिलाने में कामयाब हो जाएगा, और मनफी रुझान रखने वाला शख्स उम्मीदों के उजाले में भी अपनी मनफी सोच का अंधेरा भर देगा। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि इंसान अपनी सोच और अपने तज्जिए से ही अपनी ज़िंदगी को रंग देता है या फिर बेरंग कर देता है। अब ऐसी एक कहानी जिसमें मनफी सोच के जो असरात हैं और जो मस्बत सोच के फ़ायदे हैं वो बताए जा रहे हैं। कहानी ज़रा सुनिएगा। कहानी कुछ यूँ है कि एक मशहूर मुसन्निफ़ ने अपने मुताले वाले कमरे में कलम उठाया और एक कागज़ पर लिखा कि गुज़िश्ता साल मेरा ऑपरेशन हुआ जिसमें मेरा पित्ता निकाल दिया गया, लेकिन बुढ़ापे में होने वाले इस ऑपरेशन की वजह से मुझे कई हफ्तों तक बिस्तर का होकर ही रहना पड़ा। फिर उसी साल ही मेरी उम्र 60 साल हो गई और मुझे अपनी पसंदीदा और अहम तरीन मुलाजमत से रिटायर्ड होना पड़ा। मैंने नशर-ओ-शात के जो इस इदारे में अपनी ज़िंदगी के 30 कीमती साल गुजारे थे और मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ गए। अच्छा, उन्होंने मज़ीद लिखा कि इसी साल ही मुझे अपने वालिद साहब की वफ़ात का सदमा भी उठाना पड़ा और यूँ ना चाहते हुए भी मुझे अपने वालिद की वफ़ात का भारी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। फिर इसी साल मेरा बेटा मेडिकल के इम्तिहान में फ़ेल हो गया। उसके फ़ेल हो जाने की वजह से उसकी कार का हादसा था जिसमें वो ज़ख्मी हो गया और उसे कई माह तक प्लस्तर कराकर अपने घर में ही रहना पड़ा। मेरी कार का तबाह हो जाना अलहदा से नुकसान था और ये नुकसान भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। अच्छा, मुसन्निफ़ ने फिर ये सब लिख लेने के बाद सफ़े के नीचे आखिर में ये लिखा कि अफसोस ये कितना ही बुरा साल था। अब इसी दौरान मुसन्निफ़ की बेगम कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि उसका शौहर गमज़दा चेहरे के साथ खामोश बैठा बाकायदा खलाओं में घूर रहा था। उसने शौहर की पुश्त के पीछे खड़े खड़े कागज़ पर ये सब कुछ लिखा हुआ देख लिया और उसको उसके हाल पर छोड़कर खामोशी से बाहर निकल गई और फिर कुछ देर के बाद वापस कमरे में लौटी तो उसने एक कागज़ थाम रखा था जिसे लाकर उसने खामोशी से शौहर के लिखे हुए कागज़ के बराबर रख दिया। बेगम ने शौहर की तरफ से कागज़ पर कुछ लिखा था और जब शौहर ने कागज़ देखा तो उस पर लिखा था कि जी गुज़िश्ता साल में आखिरकार मुझे अपने पित्ते के दर्द से निजात मिल गई, जिसकी वजह से मैं कई साल जो परेशानी में मुब्तला रहा था वो परेशानी ख़त्म हो गई। मैं अपनी पूरी सेहतमंदी और सलामती के साथ 60 साल का हो गया और सालों की मेहनत के बाद मुझे अपनी मुलाजमत से रिटायरमेंट मिली, जिसकी वजह से अब मैं मुकम्मल तसलसल और पूरे आराम और सुकून के साथ अपना वक्त कुछ बेहतर लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और कर सकूँगा। इसी साल ही मेरे वालिद 85 साल की उम्र में बग़ैर किसी पर बोझ बने, बग़ैर किसी बड़ी तकलीफ़ और दर्द के आराम के साथ अपने खालिक हकीकी से जा मिले, जो कि कुदरत का मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है। और तो और कुदरत का मुझ पर एक और बड़ा एहसान वो ये कि इसी साल अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को एक नई ज़िंदगी अता फरमा दी और ऐसे हादसे में जिसमें मेरी मजबूत फौलादी कार तबाह हो गई मगर मेरा बेटा किसी माजूरी से बचकर ज़िंदा और सलामत रहा। अब आखिर में मुसन्निफ़ की बेगम ने यह फ़िक्रा लिख कर तहरीर मुकम्मल कर दी कि वाह कैसा बेहतरीन साल है जिसे अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा और ये साल बखैर आफ़ियत गुज़र गया। अब नाज़रीन मुलाहिज़ा कीजिए, बिल्कुल वही हादिसात और बिल्कुल वही अहवाल, लेकिन एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की वजह से एक पॉजिटिव सोच जो है वो मनफी सोच पर गालिब आ गई। और अगर बज़ाहिर कुछ हम खो भी बैठते हैं और उससे पॉजिटिव जाविये से देखते हैं तो हमें जो कुछ अता हुआ वो बेहतर नज़र आना शुरू हो जाता है। सिर्फ सोच बदलने की देर है। जैसे कि कहानी में मुसन्निफ़ ने अपने साथ पेश आने वाले साल के जो तल्ख तजर्बात हैं उनको मनफी नज़र से देखा, जबकि उसकी बेगम ने उन्हीं तल्ख तजर्बात में एक उम्मीद की रोशनी जगा दी
और अपनी एक पॉजिटिव सोच की वजह से जो तल्ख तजर्बात थे और नाउमीदी में से भी उम्मीद की किरण ढूंढ निकाली। अब आमतौर पर सियासत में ये जो पॉजिटिव पहलू होता है उसको भी नेगेटिव बना दिया जाता है, मनफी बना दिया जाता है, और बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें किसी भी पॉजिटिव काम को पॉजिटिव रहने दिया गया हो। अब ये वज़ीर आज़म साहब अपनी टीम के साथ इस मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की किरण निकालना है। वक्फे से वो अपने खिलाड़ियों के हौसले को ऊंचा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर वज़ीर आज़म का इन सख्त हालात में अपना हौसला मांद पड़ जाए तो सोचें फिर उनकी टीम भी हौसला हार बैठेगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने हार नहीं मानी और यही वजह है कि उनकी टीम के कुछ खिलाड़ी कुछ ना कुछ डिलीवर करने में कामयाब हो गए। अच्छा, खबर हमें ये बताती है कि जी वज़ीर आज़म साहब के 10 खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस के लिहाज से डिलीवर की है और आज वज़ीर आज़म ऑफिस में वज़रा को तारीफ़ी सर्टिफिकेट देने की तकरीब हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने 10 वफाकी वज़रा को बेहतरीन परफॉर्मेंस पे तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिए हैं। अच्छा जी, ये तकरीब में जो वज़रा और वजारतों के हुकाम ने शिरकत की और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में ज़रा सुन लीजिएगा कि वो कौन से 10 लोग थे, कौन से 10 वजारतें थी। पहले नंबर पर मुराद सईद साहब की वजारत मवासलात, दूसरे नंबर पे असद उमर साहब की वजारत मनसूबाबंदी और सानिया नश्तर की समाजी तहफ़्फ़ुज़ और जो तख़फ़ीफ़ गुरबत की वजारत है वो तीसरे नंबर पे थी। और इसी तरह शफ़क़त महमूद साहब की वजारत तालीम चौथे नंबर पर, शरी मज़ारी की वजारत इंसानी हुकूक पाँचवें नंबर पर, खुसरो बख्तियार की वजारत सनत व पैदावार छठे नंबर पर, मोईद यूसुफ़ की वजारत कौमी सलामती सातवें नंबर पर, वज़ीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद की जो वजारत है वो 8वें नंबर पर, शेख रशीद साहब की वजारत दाखिला 90वें नंबर पर और फ़ख्र इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो वजारत है वो 10वें नंबर पर रही है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, शौकत तरीन साहब, ये 3 अहम वजारतें संभालने वाले 3 वज़रा जो हैं ये बेहतरीन कारकर्दगी के मुकाबले में कामयाब नहीं हो सके हैं। अब खबरों के मुताबिक जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतें हैं उनके मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस भी दिया जाएगा और वज़ीर आज़म साहब की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़रा को जो तारीफ़ी सर्टिफिकेट हैं वो भी दिए गए। और जो तारीफ़ी सर्टिफिकेट हैं इसके दीगर उम्मीदवारों में शाह महमूद कुरैशी साहब, फ़रोग नसीम, इसके अलावा उमर अयूब साहब, जो मलिक अमीन असलम साहब का नाम, हमाद अज़हर साहब, शौकत तरीन, फवाद चौधरी, आज़म सवाती, शिबली फराजी भी शामिल थे। अच्छा, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब ने वज़रा की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये तैयार की और वज़ीर आज़म ऑफिस को दी। अब हुकूमत ने अपनी टीम की जो बेहतर कारकर्दगी का तयन के कह लें कि खुद किया, जिसके बाद यहाँ भी मस्बत और ये जो मनफी सोच है उसने जन्म ले लिया। हुकूमत अपने वज़रा की परफॉर्मेंस को मुस्बत अंदाज में देख रही है, लेकिन अपोजिशन हुकूमत के वज़रा की कारकर्दगी को किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं है। और अपोजिशन ये कह रही है कि जी हुकूमत की खुद साख्ता बनाई गई रिपोर्ट है, किसी आलमी इदारे या किसी काबिल एतबार इदारे की जानिब से ये हुकूमती वज़रा की परफॉर्मेंस पर किसी ने कोई मोहर नहीं लगा दी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रखते हैं, वो ये कहते हैं, ये समझते हैं उनके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की तस्दीक के लिए किसी और की मोहर की ज़रूरत ही नहीं है। अब इमरान खान साहब जहां अपने खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतासिर हैं, वहीं पर वो अपने खिलाड़ियों को मजीद डू मोर भी कह रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा खान साहब का। ये तो सुना आपने वज़ीर आज़म साहब को। हमारे बड़े अक्सर हमारे अच्छे कामों पर खुश हुआ करते थे, तारीफ़ भी किया करते थे, लेकिन साथ ही बड़े इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे कहीं ज़्यादा तारीफ़ करने की वजह से कहीं हम आराम पसंद ना हो जाएं, हमारी जो कारकर्दगी मुतासिर ना हो जाए, हम मेहनत करना ना छोड़ दें। अब इस वजह से हमारे बड़े हमें कहा करते थे कि पिट अप, और ये बात वज़ीर आज़म साहब अपने वज़रा से कह रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी तारीफ़ी असनाद तकसीम करने से वजारतों की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। तमाम वजारतों को पता होना चाहिए कि किसने कितना काम किया। जिन मिनिस्टर्स के नाम नहीं हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने इस मौके पर अपने मुआवने खुसूसी से मुखातिब होकर कहा कि अरबाब आपने गलती की है कि आपने पहले ही बता दिया कि टॉप 10 वजारतें कौन सी हैं, जिसकी वजह से बाकी जो वज़रा हैं वो तकरीब में नहीं आए हैं। यहाँ पे एक और पहलू ज़रा इस पर गौर कीजिएगा कि बाकी जो वज़रा हैं जिनकी टॉप 10 पोजीशन नहीं थी या जिनको ये जो असनाद हैं नहीं मिलनी थी, सर्टिफिकेट नहीं मिलने थे, वो बाकियों की परफॉर्मेंस पे तालियां बजाने के लिए भी आ सकते थे। ये गहरा पॉइंट है, ज़रा इस पे गौर कीजिएगा कि कभी कभी हमें अपने साथियों की खुशी में भी खुश हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि आला ज़रफ़ी का सबूत होता है कि आप अपने साथियों की परफॉर्मेंस पे तालियां बजा दें। अच्छा, बिलावल साहब का क्लिप होगा टीम, ज़रा वो चलाइएगा। जी तो सुना आपने बिलावल को। बिलावल ने एक बार फिर से 27 फरवरी को शहर इक़्तिदार की जानिब सियासी दंगल लगाने का ऐलान कर दिया। और बिलावल के इस ऐलान से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि फ़िलहाल पीपल्स पार्टी ने अपने मार्च और धरने की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन
अब भी इनके धरने की तारीख में काफ़ी वक्त पड़ा है और जो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला अभी देखने में आ रहा है उसको देखकर ये लगता है कि हो सकता है कि बिलावल अपना जहन बदल लें और पीडीएम के साथ मार्च में शामिल हो जाएं, या फिर पीडीएम में शामिल जो इत्तेहादी जमातें हैं वो लचक का मुजाहरा करते हुए बिलावल के धरने में शामिल हो जाएं। अच्छा, एक तासुर ये भी उभर रहा था कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो कुर्बतें बढ़ने लगी हैं और आने वाले वक्त में दोनों जमातें किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी, वो गलत साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले शाहिद खान अब्बासी साहब ने सिंध हुकूमत को खूब अपनी तनकीद का निशाना बनाया और अब बिलावल ने अपोजिशन जमातों पर तंज के तीर चलाते हुए एक बार फिर से कह दिया है कि जब हम अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मिलकर काम कर रहे थे तो हमारे दोस्त बल्दियाती इलेक्शन से भागना चाहते थे और हुकूमत के लिए खुला मैदान छोड़ना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें साफ साफ कह दिया कि तुम लोगों ने भागना है भाग जाओ, लेकिन पीपल्स पार्टी मैदान छोड़कर नहीं भागेगी। और फिर बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। और इसी तरह हमारे दोस्त सेनेट के इलेक्शन से भागना चाहते थे, लेकिन हमने मैदान नहीं छोड़ा और हुकूमत को उनके घर में घुस कर मारा। अब बिलावल का ये जो बयान है ये गैर मामूली है, क्योंकि बिलावल अपोजिशन जमातों को साफ साफ बता रहे हैं कि जी वो हुकूमत के खिलाफ कोई महाज सजाएं या ना सजाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी अब हुकूमत को घर भेजने के मकसद से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। अच्छा, बिलावल अपने मकसद में बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो साथ ही हुकूमत को ललकारते हुए ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान बहादुर हैं तो खुद असम्बलियाँ तोड़ दें। अब बिलावल किस बात पर ये सवाल उठ रहे हैं कि इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि बिलावल को अदम एतमाद की तहरीक और हुकूमत के खिलाफ धरने पर कई शक है, इसलिए वो हुकूमत से मॉरल ग्राउंड पे घर चले जाने को कह रहे हैं। और साथ ही बिलावल ये भी दावा कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के मार्च से पहले ही हुकूमत की विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पे इनका इशारा फैसल वाडा की नाअहली की तरफ था, लेकिन ये बात सही है कि जब तक अपोजिशन इकट्ठी थी तब तक हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब ये वही हुकूमती मुश्किलात कह लें कि जिनका क्रेडिट बिलावल ले रहे हैं। अच्छा, जहाँ बिलावल की बातों में अपोजिशन के हवाले से एतमाद में किसी किस्म की कमी नज़र आ रही है, वहीं पे मरियम ने बड़े दबे लफ्ज़ पीपल्स पार्टी पर भी कहीं ना कहीं अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। मरियम साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। सुना आपने मरियम नवाज साहिबा को क्या कहती हैं जी, ये मुल्क और कौम मज़ीद तबाही के ही मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, तहरीक अदम एतमाद ज़रूर कामयाब होगी, दहशतगर्दी और महंगाई की वजह से हालात बदले हैं, किसी और वजह से नहीं। अब इमरान खान तकरीर कम और चीखें ज़्यादा मारते हैं, क्योंकि इमरान खान की चीखें अपनी डूबती हुई कश्ती बचाने की एक कोशिश है। अच्छा, मरियम ने जो दीगर अपोजिशन की जमातें उनको एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया, वो क्या कि जी अगर हमने बतौर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो अवाम और मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी हुकूमत के साथ अपोजिशन जमातों पर भी आएगी। लेकिन मरियम यकीन के साथ ये दावा भी कर रही हैं कि जी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ज़रूर कामयाब होगी। नवाज शरीफ साहब अदम एतमाद पर पहले कायल नहीं थे, लेकिन अब हो गए। हुकूमत अरकान असम्बली हमसे राब्ते कर रहे हैं। अच्छा, मरियम को अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाने का यकीन शायद इसलिए है कि वाकई हुकूमत के लोग अपोजिशन से मुलाकातें कर रहे हैं। और ये खबर भी घर में कि बहुत जल्द शहबाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान एक अहम मुलाकात होगी, क्योंकि दोनों अहम शख्सियात, दोनों के दरमियान एक अहम मुलाकात होगी। अब जहांगीर तरीन साहब को मैं अहम किस वजह से कह रही हूँ आप समझ सकते हैं। अच्छा, ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं उनका रब्ता हुआ है और ये रब्ता कई रोज़ से जारी है। ज़राए का क्या कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में शहबाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन से मुलाकात का इम्कान है। एक और खबर गर्दिश कर रही है कि जी जल्द ही शहबाज शरीफ साहब और चौधरी बरादरान में मुलाकात होने का इम्कान है। अब हुकूमती लोगों की अपोजिशन से मुलाकातों के हवाले से फवाद चौधरी साहब कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा क्लिप चलाइए। जी, तो सुना आपने। अगर गौर किया जाए तो फवाद चौधरी साहब अपने इत्तेहादियों को ये सुना रहे थे कि जो भी इमरान खान को छोड़ने का सोचेगा वो अपनी सियासी हैसियत सिफर कर लेगा। और फवाद साफ साफ बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान के पास आने वालों की कोई कमी नहीं है, जाने वाले जाना चाहते हैं शौक़ से चले जाएं। और फवाद चौधरी साहब नून लीग की अदम एतमाद की तहरीक लाने के मकसद से भी पर्दा उठाते हुए कहते हैं, पर्दा चाक करते हुए कहते हैं कि शहबाज और मरियम ये चाहते हैं कि उन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, इसीलिए वो हुकूमत को प्रेशर में या दबाव में लाने के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं। अच्छा, जबकि ख्वाजा साद रफीक और मिफ्ता इस्माइल वो कह रहे हैं कि जी अब हुकूमत के हाथ कुछ नहीं आने वाला, हुकूमत के हाथ कुछ भी नहीं रहा है, और वो कहते हैं हुकूमत अब जाएगी जाएगी। ज़रा देखिएगा क्या कहते हैं। जाना ठहर चुका है।
जी तो सुना आपने, नून लीग के बकौल अदम एतमाद की तहरीक लाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और ये लीगी रहनुमाओं का दावा भी है कि जी नून लीग पहली बार अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बहुत सीरियस है। मिफ्ता इस्माइल भी हुकूमत को कोई अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं कि जी 20 से 25 हुकूमती अरकान जो हैं वो अपोजिशन के साथ हैं। इस हवाले से जहांगीर तरीन ग्रुप भी हमारे साथ राब्ते में है, यानी अपोजिशन हुकूमत डरा रही है और फ़ारूक हबीब अपोजिशन के खातों का जिक्र छेड़कर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कोई इधर से डरा रहा है, कोई इधर से डरा रहा है, ये सिलसिला भी जारी है। सुनिएगा फ़ारूक को। जी तो सुना आपने फ़ारूक को। अब हर तरफ मनफी बातों का धुआं उड़ाया जा रहा है, सबकी ऐनक का नंबर मनफी हो गया है, इसलिए रहबरों को मुस्बत चीज़ मुस्बत नज़र नहीं आ रही है, हर चीज़ मनफी नज़र आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में कहानी सुनाई थी कि वो जो मुसन्निफ़ साहब हैं जिन्होंने लिखा कि जी मेरा साल बहुत बुरा गुजरा, ये हो गया, वो हो गया, मैं रिटायर हो गया, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ ये हो गया, और यानी उन्हें सब कुछ बुरा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, मुसन्निफ़ साहब की सोच बहुत मनफी थी, बड़ी नेगेटिव थी। लेकिन जब उनकी बेगम ने आके वो उनका लिखा हुआ पढ़ा और उन्होंने देखा कि उन्होंने खुद लिखा, फिर उन्होंने बताया कि जी अगर इन चीज़ों को आप दूसरी तरह सोचें कि आप अच्छे तरीके से रिटायर हो गए, अब आपको लिखने का शौक़ है, आप इसी वक्त को लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ, लेकिन आपके बेटे को दूसरी ज़िंदगी मिल गई, इस पर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का। आपका साल अच्छे तरीके से गुजर गया। तो अगर हम उसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कर दें जो हमें नेगेटिव नज़र आती है, यानी बात ये कि आप अपनी सोच को चेंज कर लें, अपनी सोच को तब्दील कर लें। अपनी सोच को आप जितना मुस्बत कर लेंगे, आपकी विजन भी उतनी मुस्बत होगी। आपका ना सिर्फ विजन मुस्बत होगा, आपके फैसले में, आपके जो फैसले आप लेंगे उसमें भी आपका जो मुस्बत एक आपकी सोच है वो नज़र आएगी बाकायदा। और बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे, जैसा आपके इर्द गिर्द का माहौल होगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी सोच पर। और सोच अगर आपकी मुस्बत हो जाएगी तो आपके आइडियाज़ भी मज़ीद मुस्बत होंगे, निखर कर बाहर आएंगे। आपके फैसले जो होंगे वो भी मज़ीद पॉजिटिव नज़र आएंगे। तो नेगेटिव सोच को अगर आप पॉजिटिव में तब्दील कर लेंगे, मैं अपने रहबरों से मुखातिब हूँ, इस कौम के रहबरों से मुखातिब हूँ कि अगर ये रहबर अपनी नेगेटिव सोच को छोड़कर, ये जो नेगेटिविटी की ऐनक लगाई हुई है इसको उतार कर पॉजिटिव सोच से तब्दील कर लें, तो ये हमारे रहबर जो वाकई अवाम के लिए बेनिफिशियल साबित हो जाएंगे, फ़ायदा मंद साबित हो जाएंगे। इनको अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है और रवैया एक ही है जो इस मुल्क को, इस कौम को आगे लेकर जाएगा, और वो मुस्बत रवैया है। मनफी रवैया कभी भी आपकी तरक्की का, कौम की तरक्की का, आपके मुल्क की तरक्की का बाइस नहीं बन सकता। लिहाजा अपने आप को बदलिए, खुद को बदलिए, खुद को बदलिए, फिर बदलेगा पाकिस्तान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत में बाहिजाब तालिबात पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और भारत की मुसलमान तालिबात सरापा एहतजाज हैं। कुछ शहरों में तालिबात ने अदालत से भी रुजू किया। जिस बहादुर लड़की मुस्कान ने हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ नारा तकबीर बुलंद किया था, उसको कोई शेरनी का लकब दे रहा है, किसी ने इनाम देने का ऐलान किया, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने भारत की बाहिजाब तालिबात के साथ होने वाले सलूक के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। अच्छा, सोशल मीडिया पर मुस्कान के हक़ में ट्रेंड बन रहे हैं और हर मकतबा फ़िक्र के लोग, चाहे वो पाकिस्तान के हों या फिर भारत के, सब मुसलमान तालिबात के साथ होने वाले जो ज़्यादतियाँ हैं उन पर बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो मुसलमान तालिबात को टारगेट किया जा रहा है ये शदीद ज़्यादती है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिजाब को लेकर एक और ट्रेंड देखने में आया है, जब एंकर पर्सन आसमा शराजी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ हिजाब में लिपटी तवाइफ का ट्रेंड चलाने वाले चुप थे, मगर भारत में हिजाब में बहादुर बेटी के लिए नारा तहसीन बुलंद कर रहे हैं। एंकर ने अपनी ट्वीट में इसको कमाल किस्म की मुनाफकत का नाम दिया और मेरे नज़दीक एक खातून के लिए ऐसे ट्रेंड चलाने वालों को डूब मरना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। आलम साहिबा समाजी कारकुन है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। फरजाना बारी साहिबा समाजी कारकुन, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, मैं आपसे शुरू करूँगी। भारत में जो तालिबात के हिजाब को इशू बनाकर अब उनको तालीम से रोका जा रहा है, मुसलमानों के लिए भारत में ज़मीन तंग होती जा रही है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। यकीनन ये बहुत काबिल मुज़म्मत बात है और आज की महज़्ज़ब दुनिया में, जबकि ख़वातीन की तालीम के लिए इंटरनेशनल सतह पर मुआहदे हो गए और वहाँ भी जहाँ इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाने लगा वहाँ भी स्कूल खोले गए। ऐसे में वो दावा करने वाली रियासत जो दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहलाती है और अपने आप को सेकुलर स्टेट कहती है और अपने गुण गाते हुए थकती नहीं है,
ऐसी स्टेट में मुसलमानों पर जमीन तंग कर देना, और वो मुसलमान जो दुनिया में सबसे ज्यादा जहां पाए जाते हैं उस इलाके का नाम भी भारत है, ठीक है ना। भारत में इस वक्त 30 से 35 करोड़ मुसलमान पाए जाते हैं। उनको हिंदुत्वा या दहशतगर्द वो तंजीमें जो मोदी की पुष्ट पर खड़ी हैं उनकी तरफ से निशाना बनाया जाना, कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना देना, अब वहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा नारवा सलूक, ये यकीनन इंतहाई काबिल मुजम्मत है और मुस्लिम दुनिया को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और यकीनन मेरी वो बहन जिसने ये हिम्मत की उसको पूरी दुनिया खिराज तहसीन पेश करती है, हम भी करते हैं, और हर मुसलमान बहन बेटी को इसी तरह जुर्रत के साथ आगे आना चाहिए। फरजाना साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। फरजाना साहब, हम अगर भारत में जो तालिबात के हिजाब की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो हमें अपने मुल्क की जो खवातीन हैं उनके हिजाब का भी एहतराम करना चाहिए, यानी जो हिजाब कर रही हैं उनका एहतराम होना चाहिए। अब ये सोशल मीडिया पर हिजाब में लिपटी तवाइफ जैसे जब घटिया ट्रेंड्स ये चले तो इनको सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, क्या राय है आपकी? देखिए, ये बहुत ही हाईली कंडेमेबल है, क्योंकि जब हम बेसिकली देखें ये एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का इशू है और ये पूरी इंसानियत का इशू है। ये सिर्फ ये जो आप कैसा लिबास पहने, आप किस तरह से अपना हिजाब लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, ये चीज़ें सिविल राइट्स में आती हैं। और दुनिया में जहाँ भी इसकी वायलेशन होती है, चाहे वो फ्रांस में औरतों को के ऊपर जो है हिजाब की पाबंदी हो, तो पूरी दुनिया से आवाज़ उठनी चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है, ये इशू है कि बेसिकली ये जो एक स्टैंडर्ड ह्यूमन राइट्स, जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स हैं जो तय हो गए हैं पूरी दुनिया में, जो कि जिसका इजहार जो है आपकी जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें सिविल राइट्स के अंदर आती हैं। किसी भी रियासत का या उस रियासत वाले किसी गिरोह जो है उसका ये हक नहीं है कि ये इस तरह की पाबंदी आयद करे कि लोग जो है वो किस तरह से लिबास पहनेंगे या उनका क्या मजहब होगा, वो किस तरह से अपनी मजहबी जो जिम्मेदारियां हैं, जो रसूमात हैं उसको अदा करेंगे। जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह के ट्रेंड्स आसमा शराजी साहिबा के हवाले से जब चलते हैं, तो जब दुनिया में उस तरह की वायलेशन होती है और ख़ासतौर पे इंडिया में जहाँ पे आए दिन हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जिस किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, औरतों के साथ जिस तरह से ज्यादती हो रही है और मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो जब हम बात पाकिस्तान में बैठ के करते हैं तो फिर हमारी वो जो कहते हैं ना कि क्रेडिबिलिटी, जब अपने मुल्क के अंदर औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बापर्दा जो औरतें जो हिजाब ले रही हैं उनको तवाइफ और क्या कुछ कह रहे हैं, तो फिर जब हम उनके खिलाफ बात करते हैं तो हमारी बात में वजन नहीं होता, हमारी बात को उस तरह से संजीदा नहीं लिया जाता। लोग फिर ये कहते हैं कि पहले आप अपने घर में तो देखें कि आप खुद क्या कर रहे हैं औरतों के साथ, और जो औरतें हिजाब ले रही हैं उनके ऊपर किस किस्म की जो है आप जबान इस्तेमाल करें। और वो दोहरा मेयार भी समझा जाता है कि हम अपने लिए क्या राय रख रहे हैं, फिर दूसरों के लिए किस राय का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आलिया साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने मुफ्ती साहब को सुना, फरजाना साहिबा को सुना, तो आलिया अभी एक और तस्वीर बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि जी एक जो ट्रेंड था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो कह रहे जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली जो मखलूक है वो आजकल खामोश क्यों है, मेरा बुर्का मेरी मर्जी के हक में आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर रही है। बात यही है कि देखिए ये डबल स्टैंडर्ड्स ना बहुत देर तक चलते नहीं है, ये खुलकर सामने आ जाते हैं। मैं हर औरत की इज्जत करती हूँ, दुनिया की हर औरत, हर इंसान, हर मर्द, हर मजहब, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मेरी ख्वाहिश और कोशिश और मैं कहती हूँ मेरा हक है कि जब मैं सबकी इज्जत कर रही हूँ, मेरा मुल्क सबकी इज्जत कर रहा है, तो मेरे मुल्क की, मेरे मजहब की और हमारी इज्जत भी होनी चाहिए। दुपट्टा उतारने की आज़ादी है तो दुपट्टा पहनने की आज़ादी क्यों नहीं है? ये सोच अगर हम लोगों को समझ में आ जाए तो मैं समझती हूँ मेरे मुल्क का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। औरत दुपट्टा ओढ़े या वो दुपट्टा ना ओढ़े, ये उसका अपना जाती मसला है, उसकी अपनी पूरी फैमिली की एक सोच है, एक तरीक़ेकार है जो उसका अपना मसला है। यानी उस पर आप ये तो कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो दूसरा आपको अगर देख के आपको फॉलो कर ले तो एक अलग बात है, लेकिन इस पर आवाज़ उठाना, ये जैसे अस्मा शराजी के लिए जिस तरह की चीज़ें कही गई वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आप औरत की ताकत देखिएगा, exactly. अस्मा शराजी के लिए जो कुछ भी, जिसने भी, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक बात करता है ना, जिसकी जैसी सोच म्यार जो होता है, मैं तो वो अल्फाज भी नहीं अदा कर सकती कि किसी भी औरत के लिए नहीं कर सकती जैसे अल्फाज अदा हुए, लेकिन जिसकी जितनी सोच और हैसियत होती है वो अल्फाज अदा कर देता है। लेकिन कमाल तो ये है ना कि अस्मा शराजी की मजबूती ये थी कि आपने कुछ भी कहा, उन्होंने हिजाब लेना था, उन्होंने सर कवर करना था, तो उन्होंने किया।
और मैं ऐसी ही औरतों को, ऐसे ही इंसानों को पसंद करती हूँ जो अपने हिसाब में, अपनी जात में इतने मजबूत हो, फैसला करने की ताकत इतनी ज्यादा हो कि दुनिया उनको उनके रास्ते से हटा ना सके। और ये अभी सिर्फ इस बच्ची की मुस्कान की क्या बात है, ये लोग तारीख को भूल गए हैं। 14 फरवरी 1947 में फातिमा सुगरा, जिन्होंने पंजाब सेक्रेटरीट की इमारत पर सब दुपट्टा लहरा दिया था अपना, वहां पे भी तो हुजूम था। तस्वूर कीजिए कौन सा वक्त था, कौन सा माहौल था। वो 15 साल बच्ची फातिमा वो गई और उसने जाके इमारत पर अपना हरा दुपट्टा उसने लहरा दिया। तो बात ये है कि कोई ये ना समझे कि बच्ची है, कमजोर है। ईमान तो जिसके दिल में आ जाता है वो ताकतवर हो जाता है। और अल्लाह अकबर ये एक ऐसा नारा है कि इस नारे के बाद दुश्मन डर जाता है और मोमिन का डर खत्म हो जाता है। फरजाना साहब, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली जो खवातीन हैं जो इस हवाले से बाहर आती हैं, जाहिर बात है उनकी एक अपनी आवाज़ है, वो आती हैं, आवाज़ बुलंद करती हैं, तो उनके हवाले से बड़ा तनकीद की जा रही है कि जी अब वो बुरके वाली खवातीन को, हिजाब वाली खवातीन को या उनके साथ अगर ज़्यादती हो रही तो उनके हक़ में आवाज़ क्यों नहीं उठा रही हैं जैसे वो अपने लिए आवाज़ उठाती हैं। तो ये क्या दोहरा मयार नहीं है उन खवातीन का? देखिए, बल्कि ये जो इशू है, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो नारा है उसके ऐन मुताबिक है कि हम यही कहते हैं कि एक औरत अपने जिस्म के ऊपर खुद फैसला करे कि उसने कैसा लिबास पहनना है, उसने निकाब लेना है। कोई हिजाब पहनना चाह रही तो उसको पहनना दिया जाए। तो मैं समझती हूँ कि यही तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली औरतों, जिनको पाकिस्तान के अंदर बदनाम किया जा रहा है और कहा जा रहा है वो पता नहीं किस किस्म की कोई वेस्टर्नाइज मादक पिदर आज़ादी की बातें करने वाली औरतें हैं। असल में तो वो यही बात कर रही हैं कि जब वो कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये है कि वो चाहती हैं कि औरत को इख्तियार होना चाहिए अपने जिस्म के ऊपर कि उसने कैसा लिबास पहनना है, उसने निकाब हिजाब लेना है नहीं लेना है, ये उसका अपना फैसला होना चाहिए। इसी तरह उसने कब तालीम हासिल करनी है, उसने नौकरी करनी है, उसने नहीं करनी। तो जब हम कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसको पाकिस्तान में जिस तरह इसके मफ़हूम को जो है वो तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसकी वजाहत जो है, ये वाकया जो है ये उसकी वजाहत है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली खवातीन ये बात कहेंगी कि इस औरत का ये हक है, और इसी को बुनियाद बना के वो इंडिया के अंदर जो ये फैशिज्म है, ये फैशिज्म की शक्ल है ना, ये एक्सट्रीमिज्म की शक्ल है, ये तालिबानाइजेशन की शक्ल है इंडिया के अंदर, कि जहाँ पे आप अपना नुक्ता नज़र इम्पोज करना चाहते हैं मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, जिसमें मुसलमान गो के इंडिया में अक़लियत हैं, लेकिन वो कोई थोड़ी सी, मतलब वो इस वक्त पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी है इंडिया में मुसलमानों की। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इन चीज़ों को जो बात की जाती है, मतलब मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इशू पे, और मेरा ख्याल है कि वो तमाम खवातीन जो हैं जो सिविल राइट्स की बात करती हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, वो आज इंडिया के अंदर इस किस्म के फैशिज्म के खिलाफ भी आवाज़ उठा रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो ये तमाम वो खवातीन हैं जो कि बहुत औरत मार्च के हवाले से भी 8 मार्च में आप देख लें, औरत मार्च आने वाला है, और उसके ऊपर किस तरह से एक पाकिस्तान के अंदर जो है एक राइट विंग जो एक फोर्सेस हैं, वो किस तरह औरतों के ऊपर हमला आवर होना शुरू हो जाएंगी 8 मार्च के अराउंड, जबकि औरतें अपना दिन मनाना चाहती हैं और फिर वो उनके ऊपर इल्ज़ामात आना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मुनाफिकत को हमें ख़त्म करना होगा। जो इंसानी हकूक़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड हैं, वो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में कुछ और हो, इंडिया में कुछ और हो, वेस्ट में कुछ और हो। वो पूरी दुनिया ने तय कर लिया है कि इंसानी हकूक़ है क्या, जो यूनिवर्सल है। साहिबा, क्या अब ये जब औरत मार्च होगा तो उसमें एक बैनर ये भी हो सकता है, मेरा निकाब मेरी मर्जी, मेरा हिजाब मेरी मर्जी? देखिए, बिल्कुल यही बात है ना, कि वही तो हम कह रहे हैं, मतलब यही तो औरतें कह रही हैं कि एक औरत अगर हिजाब में रहना चाहती है तो उसका हक है ना, उसको हिजाब में रहने दिया जाए। जो हिजाब नहीं लेना चाहती, एक औरत काम नहीं करना चाहती, ठीक है, वो घर में रहना चाहती है, उसका हक होना चाहिए। एक औरत काम करना चाहती है, माशी तौर पे बाख्तियार होना चाहती है, तो उसका भी हक होना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आप फरजाना साहिबा को सुन रहे थे, आप इनकी बातों से अग्री करते हैं? तो मैं फरजाना साहिबा ने कुछ बातों को मिक्स कर दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की पहले आयतें पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इनके बात का जवाब देना चाहूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद तो फरमाता है कि अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यबात लित तय्यबीन वत तय्यबून लित तय्यबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम।
फरमाया गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। और ये वो हैं जो पाक हैं उन बातों से जो ये कह रहे हैं, और अल्लाह फरमाता है इनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। अब जो बाहर निकल के खवातीन काम करती हैं उनके भी दो स्टैंडर्ड हैं, या तो वो अपनी इफ़्फ़त और असमत को जो है वो संभाल कर काम करें, और फिर जो है वो अपने घर के मर्दों की भी इज्जत करें, अपने बाप की भी इज्जत करें, अपने शौहर की भी इज्जत करें, अपने भाइयों की भी इज्जत करें, तो वो बाहर निकलकर काम करें। उनको इस्लाम भी मना नहीं करता, उनको हमारा माशरा भी मना नहीं करता। हमें सिर्फ एतराज उन खवातीन से होता है जो अपने घर की औरतों, जो अपने घर के मर्दों की इज्जत भी बाहर आके नीलाम करती हैं और फिर नारे लगाती हैं कि मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं। भाई मर्जी यहाँ पर ना मेरी है ना तेरी है, मर्जी हमारे बनाने वाले अल्लाह की है। किसी औरत पर कोई मर्द जबरदस्ती नहीं कर सकता, किसी मर्द पर कोई औरत जबरदस्ती नहीं कर सकती। हमें सिर्फ वही करना है जो हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा है। इसलिए फरजाना बारी साहिबा जो चीज मिक्स करना चाह रही थी कि वो खवातीन जो बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं और जो घर में रह के रहना चाहती हैं, तो मेरी वो माएँ बहनें, मैं जानता हूँ बहुत सी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो स्काफ में होती हैं, बल्कि एंकर पर्सन हैं जो नकाब करती हैं, स्काफ में होती हैं, बल्कि एक तो पायलट भी हैं जिनको मुशर्रफ साहब ने जो है वो अवार्ड भी दिया था, वो भी बुर्का पहनती हैं। तो बाहर निकलने के खिलाफ नहीं है बुर्का, आप बाहर निकलें, हिजाब कर लें, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। फरजाना, मैं आपको देख रही थी, आप शायद मुफ्ती साहब की किसी बात से डिसएग्री कर रही थी, आप कुछ कहना चाहती हो, कहीं पे मुझे आलिया आपकी तरफ भी आना है। जी फरजाना। बहुत ही तजाद वाली बात है ना। देखिए बार बार वो ये जो बात कही जाती है कि जी औरतें बाहर निकलें, और वो जो औरतें बाहर निकलती हैं, ये आप अज्यूम कर लें कि वो अपने घरों में अपने मर्दों की इज्जत नहीं करती होंगी, या बल्कि आप ये देखें कि आप किन औरतों की, पाकिस्तान में तो हर औरत काम कर रही है। आपको खेतों खलियानों में औरतें काम करती नजर नहीं आती हैं। आपको ये हमारे शहरों के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर, गैर रस्मी शोबे के अंदर जो आपका 70% मजदूर है वो औरतें हैं। पाकिस्तान में औरतें काम कर रही हैं। देही इलाकों में आप देखें, औरतों ने तो जो अपने चादरें कमर से बांधी होती हैं और वो दिन रात वो फुटी चुन रही होती हैं और वो काम कर रही होती हैं। मतलब ये एक उसको ये कहना कि जो औरतें औरत मार्च कर रही हैं, वो औरतें जो हैं वो सब बेहया हैं, वो सब मगरिब ज़दा हैं, वो सब इस्लाम के खिलाफ हैं। मतलब ये सब मुसलमान औरतें जो 8 मार्च को औरत मार्च करती हैं, उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाना, जैसे अब आप बैठी हुई हैं, क्या आप बाहया औरत नहीं है? जी। आंख का पर्दा किसे कहते हैं? मतलब ये लोग तो फिर आपको, मुझे जिनके सर नहीं ढांपे हुए, उनके ख्याल में ये सब, हम सब बेहया औरतें हैं और हम सब हमारा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और हम इस्लाम से मतलब हम सब ने अपनी कब्र में पढ़ना है ना। और इन मर्दों को देखें कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई वो नहीं है, आंख का पर्दा है, अब जो है हया जो है वो उसके ऊपर कोई वो नहीं है। आए दिन आप देखें ये जो हल्के औरत मार्च के ऊपर, औरत मार्च में निकलने वाली औरतों पे जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, आज तक कभी सुना इन्होंने कि जब औरतों के ऊपर तेजाबगर्दी होती है, जब औरतों के रेप होते हैं, जब औरतों के गले काटे जाते हैं। अभी आप देखें कितने मुफ्ती हजरात होंगे जिन्होंने ये इन इश्यूज के ऊपर कभी इन्होंने जुलूस निकाला हो। कोई एक मुझे बता दें, कोई मजहबी ग्रुप, कोई ऐसा मजहबी गिरोह, कोई ऐसा मजहबी जमात जो है, जो इस्लाम का बड़ा नाम लेते हैं, कि वो इस इशू के ऊपर उन्होंने कभी कोई जुलूस निकाला हो। जिन औरतों को आप औरत मार्च वाले दिन निकालते हैं, हया मार्च के नाम पे, उन औरतों ने कभी जुलूस निकाला हो, कभी जिसको आप कहते हैं जी मोमबत्ती माफिया, उन्होंने कभी मोमबत्तियां जलाई हो उन हादसात के ऊपर जिसमें औरतों के साथ जो है जुल्म होते हैं और उनके गले कटते हैं। और ये मुकद्दम नूर जैसे वाक़े पे आप मुझे बताएं कौन से मुफ्ती हजरात हैं जिन्होंने कोई बयान दिया होगा या उसकी मजम्मत की होगी। अब ये क्या कुरान कह रहा है, इसका तर्जुमा सुन लें कि औरत मार्च करना जायज है या नहीं। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूँ मेरी बहन, आप मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं, मैं आप पर कोई फतवा नहीं लगा रहा। आप अपनी खबर में जाएंगी, मैं अपनी खबर में जाऊंगा, लेकिन अल्लाह पर आपने ईमान लाया है, वो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ए मेरे हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपना बनाव सिंगार गैर मर्दों को ना दिखाएं मगर जितना खुद जाहिर है। वो अपने गिरेबानों पर और जो है वो दुपट्टे, अब चादरें, बुर्के, जो भी आप नाम दें, अपने आप को छुपाने के लिए डाले रहें। और अपना सिंगार, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपना सिंगार जाहिर ना करें। अब कुरान ये कह रहा है ना करें इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शोहरों पर, अपने शोहरों के सामने बेपर्दा आ सकती हैं, ठीक है। औ आबाइहिन्ना, या फिर अपने वालिदैन के सामने हो। अब ये जो मेरी बहनें 8 मार्च को निकलती हैं, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूं, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, वो अपना बनाव सिंगार करके हाथ में बैनर लेकर निकली होती हैं और एक नारा मैंने अपनी गुनहगार आंखों से पढ़ा, निकाह की क्या जरूरत है? निकाह की कैद से आजाद हो जाओ। वाह भाई, और मेरा जिस्म में मेरी मर्जी है, जो मर्जी करो। ठीक है, और अपने खाने खुद गरम कर लो, चाह रही थी, और हम तुम्हारे नौकर नहीं, अपने खाने खुद गरम कर लो। अच्छा बताइए फरजाना बारी साहिबा। अच्छा, मैं अब आलिया साहिबा काफी देर से खामोश है, आलिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आलिया साहिबा आपकी तरफ आना चाहूंगी। आलिया साहिबा, आप क्या देखते हैं पूरी जो सिचुएशन है, इसको आप कैसे कंक्लूड करना चाहेंगी? क्या मतलब मेरा जैसे मेरी मर्जी वाली औरतें हैं, वो भी अपने हकूक के लिए आती हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक सोच है, अपना विजन है। फिर जो लोग कह रहे हैं जी मेरा बुर्का या मेरा हिजाब मेरी मर्जी, इस पर भी उनको निकलना चाहिए। अगली दफा इनको ऐसा बैनर भी होना चाहिए औरत मार्च में जिसमें कहें कि मेरा हिजाब मेरी मर्जी, मेरा पर्दा मेरी मर्जी। फिर मुफ्ती साहब की बातें भी आपने सुनी, क्या कहेंगी आप? डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला हमेशा से चला है। अच्छा, अगर औरतें समझती हैं कि तारीफ से फायदा ना उठाएं और इसी तरह डिवाइड होती जाएं तो औरत की बेहतरी, मैं समझती हूँ सारी औरतों को साथ बैठकर, और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सस्ती आज़ादी देकर, जो आजकल का माहौल चल रहा है, ये हमें सस्ती आज़ादी देकर महंगी गुलामी दिलाएंगे। जो और मैं जिस चीज़ को एक मैं मानती हूँ, जाहिर है जो चीज़ मेरे दिल दिमाग में हुई है कि हिजाब तो क्या, लहजा भी हमारा इतना सख्त होगा कि कोई नामहरम हमारे लहजे में भी नरमी ना पाएगा, क्योंकि हमने वेस्ट की औरत ने आज़ादी के नाम पर जो कुछ उसे मिला, तोहफा तो और नारा तो आज़ादी का लगता है, लेकिन क्या सस्ती आज़ादी मिलती है या महंगी गुलामी मिलती है? वेस्ट की औरत को बहुत महंगी गुलामी मिली है, आज़ादी नहीं मिली। उनको तो बहुत कुछ मिलने के बाद, बहुत कुछ होने के बाद अपने बच्चों के बाप का नाम नहीं मिलता। क्या ये इसको आज़ादी कहते हैं? इस आज़ादी के बाद क्या उन औरतों के साथ क्या सलूक होता है? वहाँ का मर्द तो फिर भी उठता है और वो चला जाता है नौकरी पे, और माँ किसी भी माशरे की माँ हो, उसका दिल धड़कता तो है ना अपनी औलाद के साथ। वहाँ की औरत जब बाप का नाम नहीं मिलता, और वो जो भी निकाह की बात हो रही थी कि निकाह की क्या जरूरत है, तो फिर उन्हीं बच्चों को पालने के लिए पहले वो डे केयर सेंटर जाएगी, फिर वो अपने काम पे जाएगी, वापसी में फिर वो डे केयर सेंटर आएगी, उस बच्चे को लेकर आएगी। आप ये बताइएगा कि इसमें नुकसान किसका हुआ, मर्द का या औरत का? मैं तो मर्द को हर हाल में बांधने की कायल हूँ, उसको रिश्तों में बांध दो, उसको जिम्मेदारियों में बांध दो। हमें अल्लाह ताला ने इतनी आसानियां दी हैं औरतों को, हमने सिर्फ एक काम करना है कि हमने अपने अल्लाह के हुक्म पर चलते हुए अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है, बाकी हमारा। और लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अल्लाह ये भी कहता है कि अगर तुम में हया नहीं तो फिर जो जी चाहे करो। जब हम अपनी इन सारी हुदूद को फलांग लेंगे तो आप, अगर मैं सिर्फ एक नूर मुकद्दम के वाक़े पे आ जाती हूँ, हुदूद फलांगने के बाद औरत बहुत नुकसान में रहती है। तन्हाई में जब कभी मर्द और औरत का कोई आप वाकया देखते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में औरत का कत्ल होता है, औरत नुकसान में आती है। और अगर औरत किसी मर्द का कत्ल करती है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो किसी मर्द का सहारा लेके या उसको बेहोश करके फिर उसके साथ वो कार्रवाई करती है। लेकिन देखिए, मर्द को अगर आप आजाद छोड़ेंगे तो माशरे में बिगाड़ ज्यादा पैदा होगा। मैं तो कहती हूँ सारी जिम्मेदारी घर चलाने की और चीजों को लेकर चलने की, रिश्तों की, मर्दों पर डालो। आप तो मर्दों को बिल्कुल आजाद कर रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं उन्हें निकाह से आजाद कर दें, उन्हें कमाने से आजाद कर दें। आप उन्हें कमाने से आजाद करके फिर देखिएगा कि वो क्या करेंगे। वो घर बैठकर आपसे कहेंगे कमाएं भी आप, बच्चे भी आपने पैदा करने हैं, पालना भी आपने है। बिल्कुल, बड़ी गहरी बात आप कह रही हैं।
मैं इस पे सिर्फ एक बात फरजाना साहिब, आपका लास्ट कमेंट में मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना जी। बात करना चाहती हूँ। देखिए, ये बड़ी ज्यादती की बात है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर, ठीक है, खवातीन का जो आलमी दिन है, उस वक्त जो औरतें अपने हक के लिए, अपने हकूक की बात करती हैं, उनका जो चार्टर होता है उस पर कभी कोई बात नहीं करता है। और उनको ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो कोई वेस्टर्न, देखें वेस्ट, आपके ये जो लोग बात कर रहे हैं शायद उनके लिए कोई आइडियल होगा, पाकिस्तान की औरत के लिए वेस्टर्न जो सोसाइटी है या उसमें उसके अंदर जो औरत की आज़ादी है वो हमारा मॉडल नहीं है जी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट मत समझो हमने बुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।